हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सीजी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो रीजनिंग में एक टॉपिक आपको मिलेगा तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी कहते हैं। इससे पहले भी संचार कौशल के ऊपर भी वीडियो लेकर आ चुका हूँ और भी 2-3-4 वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो को जो लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता के ऊपर ही हमारा वीडियो नंबर 1 है। इसके आगे भी वीडियो जो है लेकर आऊँगा एज योर डिमांड। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इसका और भी आगे चाहिए, हमको प्रैक्टिस करना है। देखिए एक्चुअली क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर कई सारे टॉपिक जो है शामिल हो जाते हैं रीजनिंग के, जो आप कई बार से प्रैक्टिस किए भी होंगे। जैसे कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चंस होता है इसमें आता है, कोडिंग डिकोडिंग का भी आता है, डायरेक्शन के ऊपर बेस जो दिशा निर्देश वाला होता है उसके ऊपर आता है, ब्लड रिलेशन जिसको हम रक्त संबंध कहते हैं उससे भी प्रश्न इसमें जोड़ दिया जाता है, पजल्स पहेलियों के ऊपर भी यहाँ प्रश्न जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कह लीजिए कि तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता वाला जो है ओवरऑल मिला जुला के आप जितना भी रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, सबको इसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इसमें हम 10 से 12 अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से टेस्ट देने की कोशिश करिए और बताइए कि इसमें आपका कितना सही हो रहा है। इसके अलावा अगर आपका कमेंट करेंगे तो इन सारे टॉपिक्स का अलग अलग वीडियोस भी मैं आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना लेट किए हुए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इस तरह का है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द जो है निश्चित तरीके से एक समान है, लेकिन एक शब्द जो है भिन्न है, बेजोड़ का चयन करिए। कौन सा डिफरेंस है, 4 में से एक ठो अलग है, उसको आपको पता करना है। चश्मे, चश्मा, बाईफोकल्स या फिर ऑप्टिकल रीडर। ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए चश्मा जो है पहना जाता है, ये भी चश्मा ही है तो पहना ही जाता है। बाईफोकल्स भी एक तरह का लेंस है जो भी पहना जाता है आंखों में, लेकिन ये ऑप्टिकल रीडर जो है इसको पहना नहीं जाता। ठीक है, ये ऑप्टिकल रीडर जो है एक्चुअली में कहा जो कंप्यूटर के जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का जो स्कैनर होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि आप स्कैन कर सके। बार कोड को स्कैन कर लिए, QR कोड को स्कैन कर लिए, तो ये ऑप्टिकल रीडर का ही यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये चारों में से भिन्न है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राइट, उम्मीद है आपका भी सही हुआ होगा। दूसरा भी इसी तरह का प्रश्न है कि 4 शब्दों में से 3 तो एक समान है निश्चित रूप से, लेकिन चौथा एक भिन्न है, उसी का हमको चयन करना। बताइए, एक दशभुज, षटभुज, सप्तभुज या फिर पंचभुज। एक दशभुज मतलब जिसमें एक ऐसा जिसमें 11 भुजा शामिल हो। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन बहुभुज जिसमें 11 भुजा शामिल हो। षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजा शामिल हो। सप्तभुज मतलब जिसमें 7 भुजा शामिल हो। और पंचभुज मतलब जिसमें 5 भुजा शामिल हो। ठीक है, तो देखेंगे तो 11 एक विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, लेकिन षटभुज जो 6 वाला है ये एक सम संख्या है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, बाकी 3 से भिन्न होने के कारण। राइट, चलिए तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर भी हमको उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, मतलब इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है उसी का, इसका ये चारों विकल्प में से किसके साथ रिलेशन होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर का आता है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, IVOR और Y। ठीक है, इनका अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल के कौन से नंबर पे आते हैं, तो आपका इसको सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आई किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। V किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। O आ जाता है 15 नंबर पे। R 18 नंबर पे और Y जो है 25 नंबर पे आता है। ठीक है, मतलब ये आइवरी को ZWSP लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ZWSP। ठीक है, अब इन सब का भी पोजीशन को हम लिखते हैं। जैसे Z का हो जाता है 26, W का होता है 23, ठीक है, S का क्या हो जाता है, S का हो जाता है 19 और P का हो जाता है 16। ठीक है, और एक लास्ट में J भी है। ठीक है, J का कितना होता है, 10 होता है। अब इनके अंदर क्या रिलेशन है, जो इनके अंदर रिलेशन होगा वही जो है क्रीम का आगे के रिलेशन होगा। तो हम एक काम करते हैं, जो क्रीम लिखा हुआ CREM, इसका भी जो अल्फ़ाबेट्स इसमें लिखे गए उसके पोजीशन को लिखते हैं। तो C का 3, R का 18, E का 5, A का 1 और M का होता है 13। अब इनके अंदर देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूरे नंबर को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 9 का 10 हो जा रहा है, 22 वाला 23 हो जा रहा है, 15 वाला 16 हो जा रहा है, 18 वाला 19 हो जा रहा है और 25 वाला 26 हो जा रहा है। मतलब यहाँ से इन सबको एक एक जो है बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद इसको देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, 26, 23, 19, 16 और 10।
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है उन सब में एक जोड़ा गया, 9 को एक जोड़ दिए तो 10 हो गया, 22 को एक जोड़ दिए तो 23 हो गया, 15, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो यहाँ पर भी हमको सेम काम करना है। जैसे 3 है तो 3 को एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 पे क्या आता है भाई डी आता है, 18 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है भाई एस आता है। ठीक है, 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, और 6 पे आता है एफ, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 पे आता है बी, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, और 14 पे आता है एन। ठीक है, लेकिन अब इन सब का ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हमको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें देखेंगे तो है 19, 19 के बाद आ जाएगा 14, 14 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2। अब इनका देखिए 19 पे क्या आता है, 19 नंबर पे आता है एस, तो पहले हो जाएगा एस, इसके बाद 14 नंबर पे आता है एन, तो एस एन, और ये एफ हो जाएगा एस एन एफ डी, और ये बी। ये किस विकल्प में देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसके ऊपर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग किया गया, राइट। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करिए। जैसे ट्यूबरोक्लोसिस फेफड़े से संबंधित रखता है, तो टाइफाइड किससे संबंध रखता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ट्यूबरोक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं शॉर्ट में, ये शरीर के फेफड़े के अंदर होता है। ठीक है, इसके लिए शरीर का कौन सा अंग में होता है, फेफड़े के अंदर होता है। तो टाइफाइड शरीर के किस अंग में होता है आपका, अगर आपको ये पता होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो टाइफाइड जो है जो आंत के अंदर होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में ये होता है टाइफाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यकृत में क्या क्या होता है आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। तो जो आपको हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है, पीलिया भी कह लो। और फेफड़े में तो हमने देख ही लिया, ट्यूबरोक्लोसिस होता है, टीबी होता है। फेफड़े में क्या क्या होता है, टीबी हो जाता है, न्यूमोनिया। ठीक है, जो न्यूमोनिया होता है ये भी कहाँ होता है भाई, फेफड़े के अंदर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मस्तिष्क में क्या होता है एक याद रखिएगा, जो रेबीज़ होता है, ठीक है, जो कुत्ते काटने के बाद, कुत्ता बिल्ली काटने के बाद जो बीमारी होता है रेबीज़, वो किस में उसका असर होता है, मस्तिष्क के अंदर होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है, तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास क्या नंबर आना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी टिप्पणी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जो 13 है उसको 1 और 3 के रूप में तोड़ के आप नहीं कर सकते। जैसे 1 3 9 है तो 1 3 9 को अलग अलग नहीं रख सकते, पूरी संख्या को आपको एक साथ लेके ही सॉल्व करना है और इसके बाद बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके बाद आंसर को मैच करिएगा। तो चलिए इसका मैं राइट जो है सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे इसमें क्या करिए, 228 में आप घटाइए 139, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 89, राइट। इसी तरह जो 211 है उसमें आप 122 को घटाइए, 211 में 122 को घटाएंगे तो मिलेगा 89। तो इसी तरह इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, जिसमें 2 को घटाएं तो हमको 89 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि 91 में अगर आप 2 घटाएंगे तभी 89 मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 91 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए छठवां प्रश्न जो है ये आपको डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या सोल्यूशन होगा, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम क्वाड्रेंट बना लेंगे। इधर वाले पोर्शन को हम लिख देंगे ईस्ट, ठीक है, ये हमारा पूर्व दिशा है। इधर वाला जो है ये वेस्ट है, पश्चिम हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा नॉर्थ हो जाता है, उत्तर दिशा, और ये नीचे की ओर हम साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा दक्षिण दिशा हो गया। अब हम प्लॉट करेंगे जो कुछ भी यहाँ पे बोला गया। जैसे बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये हम मान लेते हैं कि ये उस व्यक्ति का ये घर है। ठीक है, यहाँ से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है, ये 10 किलोमीटर हो गया, राइट, यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद वो दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे दायां मुड़ेंगे तो आपको नीचे इधर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है और ये वाला पार्ट हमारा 5 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आने के बाद फिर वह दायां मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो दायां मुड़ने के लिए इधर चलना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लेते तो ये 10 किलोमीटर के बराबर ही होगा। एक्चुअली 11 किलोमीटर बोला है, तो मैं 1 किलोमीटर और के लिए थोड़ा यहाँ तक ले आऊँगा, तो वह व्यक्ति जो है यहाँ से 11 किलोमीटर ये चला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट कितना है, 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ये 1 बचा, राइट। अब जब यहाँ पे वो व्यक्ति आ गया इस पॉइंट पे, तो यहाँ से फिर वो 5 किलोमीटर किधर चलता है, 5 किलोमीटर दायां, ठीक है, सॉरी, फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से फिर से वो दाहिना मतलब इधर मुड़ा और ये 5 किलोमीटर
चला, मतलब वापस से इसी लाइन के अपोजिट में 180 डिग्री से आ गया, मतलब यहाँ पे अभी तक पहुँचा है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये भी 1 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आने के बाद बोला है कि वो 1 किलोमीटर चलता है बायां मुड़ के। यहाँ पे जब वो आएगा इधर फेस करते हुए तो बायां इधर मुड़ेगा और इधर यहाँ पे पहुँच जाएगा 1 किलोमीटर और चल के। अब बोला है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये उसका घर है, यहाँ से ये वाला पार्ट 1 किलोमीटर और ये वाला 1 किलोमीटर, मतलब वो व्यक्ति अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन भी पूछता है कि किस दिशा में, तो 2 किलोमीटर ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है, 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में होता है अपने घर से। तो डायरेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत आसान प्रश्न होते हैं और यहाँ से नंबर उठाना भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न है कि एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहली बात है, एक्स ने वाई का परिचय दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स हम लिख लेते हैं, ये एक्स हो गया, वाई का परिचय दे रहा है, ठीक है। तो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मतलब एक्स के पिता की बात कर रहा है, तो एक्स का पिता के लिए मैं एक जनरेशन ऊपर जाना होगा, तो ये वाला हो गया एक्स के पिता हो गए। एक्स के मतलब मेरे पिता के पिता, मतलब एक्स के पिता के पिता, मतलब एक जनरेशन और ऊपर पहुंच गए, ठीक है। ये हो गए एक्स के पिता हो गए और ये उनके पिता का भी पिता, मतलब ये कहने का बात हो रहा है कि ये जो एक्स के दादाजी हो गए, ठीक है, ये एक्स के दादाजी हो गए। अब मतलब ये एक्स का भी जेंडर पता नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो दादा इनके अगर ये वाला हो गया तो ये पोता या फिर पोती होगा, ठीक है। अब बोला है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है, ठीक है, मतलब वाई की बात कर रहा है, मतलब वाई जो है, वाई और एक्स जो है एक ही जनरेशन के हैं, क्योंकि वाई जो है इसके दादाजी के पोती है, ठीक है। जब ये पोती है मतलब ये दोनों क्या होंगे, या तो भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगे, क्योंकि एक्स का भी जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एक्स क्या, बट वाई का जेंडर हमको पता है कि वाई जो है पोती है। लेकिन वाई की बात कर रहा है, ठीक है, वह मेरे पिता की पोती का पति है, सॉरी ये इसका भी नहीं पता है भैया, ठीक है, ये वाई नहीं है, ठीक है, ये दादाजी की पोती हो गई, मतलब इसकी बहन ये हो गई। अब इसका पति है कौन, वाई, ठीक है, वाई जो है इसका पति हो गया। अब आप ही बताइए, y जो है इसका पति हो गया तो x का क्या रिलेशन होगा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि x का ये y जो है जीजा लगेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, तो ब्लड रिलेशन को भी आप अच्छे से पकड़िएगा, राइट है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जहां पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित नहीं है, जैसा कि दी गई संख्या युग्म में है। मतलब कहने का ये आप सीधे से समझिए कि अब 4 विकल्प है, 4 में से 3 विकल्प जो है एक तरह से संबंध रखता है, एक ही तरह का उसमें कैलकुलेशन है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो तीनों से भिन्न है, आपको बदलना है, ठीक है, बताना है कि क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये 4 को 8 कैसे बनाया गया है। देखिए सबसे पहली बात तो 4 लिखिए और इस 4 का आधा कर दीजिए, ठीक है, 4 लिख के 4 को आधा करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, 4 और 4 के आधा का गुणा करिए, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा और इधर 4, तो 4 दूनी 2, सॉरी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। इसी तरह 8 और 32 वाले में रिलेशन है क्या, देखिए तो पहले 8 हो गया और 8 का आधा क्या होता है 4, तो 8 चौको 32, मतलब ये भी सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है। 6 और 18 में देखिए 6 और गुणा 6 का आधा क्या होता है 3, तो 6 3 18, देखिए ये 18 मिल जा रहा है। लेकिन ये डी में ऐसा हो रहा है क्या, डी में तो आई थिंक ऐसा नहीं हो, 3 हो गया और 3 का आधा होता है 1.5, तो 3 1.5 होता है 4.5, तो ये तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा पाया हूँ और आपका भी ये सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए इसमें कैसे होगा। तो देखिए 13 से 1 बढ़ाए तो 14 हो गया, 14 से 9 हम बढ़ाए जोड़ेंगे तो 23 हो गया, 23 में हम यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो 97 होगा, और 97 में अगर 81 जोड़ेंगे तो 178 हो जाएगा, और 178 में अब यहाँ पे देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 49 हो गया 7 का स्क्वायर, 81 हो गया 9 का स्क्वायर। मतलब जो ऑड नंबर्स हैं शुरुआत के 1 3 5 7 9 उसी के स्क्वायर को आगे जोड़ा गया, तो 9 के बाद आता है 11, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। मतलब 178 में अगर आप 121 जोड़ेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही संख्या क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो 8 और 1 9, 7 2 9 और 1 और 1 2, 299 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है,
ठीक है। तो ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स का हम सेपरेट वीडियो का भी प्रैक्टिस करेंगे, सेपरेट क्वेश्चंस करके देखेंगे कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, सुकरात भी एक मनुष्य थे, इसलिए हम सुकरात के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भाई देखिए यहाँ पे बोला गया सेंटेंस में कि सभी मनुष्य जो है नश्वर हैं और सुकरात भी एक मनुष्य ही थे, मतलब सुकरात का भी नाश होगा, मतलब सुकरात भी एक नश्वर मनुष्य थे या फिर हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, राइट। चलिए 11वां प्रश्न को देखिए। 11 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। यदि गणित की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र मिले, मारिया को भी प्रमाण पत्र मिला, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, मारिया ने गणित की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। दूसरा, मारिया ने गणित की परीक्षा में 90% से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए। तीसरा विकल्प, दी गई जानकारी से हम निर्धारित नहीं कर सकते। और चौथा, सभी छात्रों को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। देखिए पहली बात तो क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र मिलेगा। 90 से अधिक प्राप्त करने वाले को तो ये मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है, कंफर्म है। लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं बोला गया है कि जो 90% से कम अंक प्राप्त करते हैं उनको मार्कशीट, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा गया है, ठीक है। और मारिया को भी प्रमाण पत्र मिला, लेकिन ये कंफर्म कहाँ हो रहा है कि मारिया जो है 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है और गणित के लिए ही मिला है, किसी और चीज़ के लिए भी तो मिल सकता है। मतलब हम यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते कि मारिया को किस लिए मिला है, ठीक है, इससे हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए ये सूटेबल आंसर लग रहा है कि दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सब विश्लेषणात्मक एबिलिटी के अंदर आता है, विश्लेषणात्मक क्षमता के अंदर प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का और भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। 12 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस श्रृंखला में 12, 11, 13, 12, 14, 13 ऐसा दिया हुआ है, तो ये जो डॉट डॉट दिया है यहाँ पे क्या नंबर आएगा आपको बताना है। तो ये भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे चैनल के रीजनिंग वाला जो एक प्लेलिस्ट होगा उसमें नंबर सीरीज़ को भी अच्छे से कई सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी और प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहूँगा। अब इसको देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये 12 को बढ़ा के 13 कर दिया गया, 13 को बढ़ा के 14 कर दिया गया, तो 14 को आगे बढ़ा के 15 ही किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये ऑल्टरनेटिव जो है इंक्रीमेंट हो रहा है 1 by 1 का। इसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो 12 के बाद ये +1 की 11 के बाद 1 जोड़े तो 12 हो गया, 12 से 13 हो गया। इसके बाद का अगर पूछता तो 13 के बाद क्या हो सकता था, 14 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, अभी 12, 13, 14 और 15 हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो गया। तो मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना चाहता था। ये वीडियो नंबर 1 जो है तार्किक तर्क का, इसमें मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि तार्किक तर्क के अंदर और विश्लेषणात्मक क्षमता के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रश्न दिखे, तो उन सारे टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोई सा भी आप बुक रखे होंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट होता है तो आप हमारे वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल भी है CGPSC ABCD का, जिसमें 8 से 900 लोग जुड़े हुए हैं। आप वहाँ भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर वहाँ पे पूछिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये 12 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगे वो भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, नए होंगे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। इसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।